अब एक सवाल मेरे दिमाग में भी है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी है कि जो खामनेई साहब का जो इकबाल था, जो रुतबा था वहाँ पे, क्या वो मुस्तफ़ा खामनेई पे ट्रांसफ़र हुआ है? क्या वो उनको भी वैसे ही लोग उसी शिद्दत से उनको फॉलो कर रहे हैं, या उनको लेकर के सेम इमोशंस हैं जो आयतुल्ला अली खामनेई के साथ थे? देखिए, एक तो ये कि मुश्तबा खामनेई जिस तरह की सिचुएशन में वो बने, मतलब भाई उन्होंने अपने पिता को, अपनी माता जी को, अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को, मतलब तमाम लोगों को खोया है उन्होंने, परिवार को। और जब चुना गया उनको, तब भी ये वाली फीलिंग थी कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे थे कि मुश्तबा खामनेई नहीं, हम जिसको चाहेंगे उसको बनाया जाएगा, तो एक तरह का एक असर्शन भी था ईरान की तरफ से कि भाई हम तो जिसको हम चाहेंगे हम बनाएंगे, तो मुश्तबा खामनेई को बनाएंगे और वो खामनेई नाम हम जिंदा रखेंगे, हम वी विल नॉट लेट इट डाई, तो इसलिए मुश्तबा खामनेई। तो मुश्तबा खामनेई, शायद ये हालात नहीं होते तो शायद वो चॉइस नहीं होते, हो सकता है ना होते, मगर वो इस वजह से चॉइस बने क्योंकि एक तो असर्शन था ईरान के लोगों का कि नहीं, हम मुश्तबा खामनेई कोई बनाएंगे जिसका विरोध कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए ये बनेंगे। दूसरा ये कि मुश्तबा खामनेई जिस तरह की सिचुएशन है अभी, जिस तरह के हालात हैं, जिसमें ईरान के अंदर ये भावना है लोगों के अंदर, जो समर्थक हैं उनमें भी, जो समर्थक नहीं है उनके अंदर भी, कि ईरान को एक अपर हैंड हासिल हुआ है। अच्छा, वो लोग ये मानते हैं कि हमारा अपर हैंड है, कि हमारा अपर हैंड है, हमने सामना किया है डटकर, मजबूती से, अमेरिका का, इजराइल का, और हम जिस तरह की स्थिति में हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये मुश्तबा खामनेई के नेतृत्व में ही हो रहा है सब कुछ। तो क्योंकि मुश्तबा खामनेई के नेतृत्व में ये स्थिति बनी है, और अगर ये ऐसी ही रहती है, इसी तरह की सिचुएशन आगे भी बढ़ती है, जो कि उनको लग रहा है कि ऐसा ही रहेगा, हम एक एडवांटेजस पोजीशन पर हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जैसा कि ईरान का कंट्रोल है, और जो रुख ईरान अपना रख रहा है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करता हुआ वो नहीं दिख रहा है, ये सब उनके नेतृत्व में हो रहा है। तो ये चर्चा है कि कि मुश्तबा खामनेई की लीडरशिप में ही हो रहा है ये आखिरकार तो सब, चाहे सिर्फ वो नहीं है, उनका काउंसिल है और बाकी तमाम लोग राय दे रहे हैं, बट आखिरकार तो वही नेता हैं, आखिरकार तो वही लीडर हैं। और अगर ये अभी तक की जो स्थिति है उसमें ईरान के लोगों को लग रहा है कि हम एडवांटेजेस पोजीशन पे हैं, हम जीत रहे हैं, हम बेहतर हैं और हमने सामना कर लिया। क्या लड़ना चाहते हैं, या जैसे पूरी दुनिया के 200 देश इस समय चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, हो गया, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचने वाला, तो वहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं, हम लड़ेंगे, या वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं, अब खत्म होना चाहिए? नहीं, देखिए, ईरान के लोगों का भी ये कहना है कि भाई कोई भी नहीं चाहता युद्ध हो, क्योंकि युद्ध होगा तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल होंगे। उनको लगता है कि जो अभी तक हुआ है उसमें उन्होंने सामना कर लिया, लेकिन अब हो गया, तो युद्ध नहीं चाहते कि भाई युद्ध होगा तो आम लोगों के लिए तो दिक्कत है। जो सरकार में भी लोग हैं, बाकी लोग भी, उनका कहना है कि हम नहीं चाहते, लेकिन अगर होगा तो हम तैयार हैं, होगा तो हम पे आप हमला करेंगे। तो देखिए, एक चर्चा है वहाँ पर, एक वो कि कासिम सुलेमानी को जब मारा गया तब एक फैक्शन था जो ये कहता था कि हमें जवाब देना चाहिए, हमें इस पर स्ट्रॉन्ग जवाब देना चाहिए, मगर फिर एक दूसरा फैक्शन है ईरान के अंदर जिन्होंने कहा कि नहीं देना चाहिए, हम ये एस्केलेशन हो जाएगा, ये एस्केलेट कर जाएगा, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। अब ये फीलिंग है कि तब कर लेना चाहिए था। अच्छा, तब हमें जवाब देना चाहिए था, क्योंकि हमने जवाब नहीं दिया तो हमें कमजोर समझा गया और हम पर ये युद्ध थोपा गया। अगर हम तब जवाब दे देते और तब हम संघर्ष कर लेते और सामने आ जाते, तो फिर ये पोजीशन शायद नहीं आती, तब ऐसा नहीं लगता कि इस तरह से हमला किया जा सकता। तो हमें कमजोर समझा जा रहा था, हम कमजोर हैं नहीं, हमने वो प्रैग्मेटिक डिसीजन था कि हम ना करें ऐसा। लेकिन अब क्योंकि जो वो फैक्शन है जिसने तब ये कहा कि भाई हमें नहीं लड़ना चाहिए और हमें ये जो डिप्लोमेसी है, जो प्रैग्मेटिज्म है वो करना चाहिए, अब वो भी मजबूर हैं एक्सेप्ट करने के लिए उस पोजीशन को जिसमें कहा जा रहा है कि नहीं, हम अब अपना स्टांस स्ट्रॉन्ग रखेंगे, हम अपनी बात पुख्ता तौर पर कहेंगे, और जो हमारे पॉइंट्स हैं जिन पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, वो वाली सिचुएशन है जैसे कि नहीं कहते हैं कि आप पहला घूसा या पहला चांटा मारने तक ही तो लिहाज है ना, अब आपने मार लिया, अब तो आपने हम पर इतना हमला कर दिया। इतनी फिल्मी डायलॉग बाजी दोनों तरफ से हो रही थी कि तुमने शुरू किया है युद्ध, खत्म हम करेंगे। हाँ। ये वाला तो ऐसे तो कभी खत्म नहीं होगा, ये तो मतलब किसी ना किसी को तो वो करना पड़ेगा, और इसमें सबसे बड़ा रोल है जनता का। हाँ। जैसे अमेरिका में एक जनता का एक बहुत बड़ा चंक है जो इसके खिलाफ है। इवन
ट्रम्प की अपने रिपब्लिकन्स हैं, वो भी बहुत सारे अब उनके खिलाफ, तो वहाँ की जनता भी अब थोड़ा प्रेशर सरकार पे क्रिएट हो या उस पे कि भाई अब हो गया, अब इसको आगे नहीं बढ़ाने की जरूरत है। जनता को तो देखिए जिस तरह से वो आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस में, प्रोटेस्टिंग माफ़ कीजिएगा, डेमोन्स्ट्रेशंस में हिस्सा ले रहे हैं, वो जिस तरह का सपोर्ट दे रहे हैं लगातार आर्मी को, और हर जगह वो जब ये शाम में डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं तो उसमें अयातुल्लाह अली ख़ामेनी के लिए तो बात होती है, लेकिन ये कहा जाता है कि हमने सेना को ये कह दिया है कि, और जगह जगह ये स्लोगन्स लिखे हैं, बल्कि आई थिंक आई डिड अ रिपोर्ट ऑल्सो, उसमें हमने जिक्र किया था उसका, कि जहाँ ये लिखा हुआ है कि युद्ध भूमि में तुम हो, वहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी, देश की जिम्मेदारी हमारी। तो यहाँ की जिम्मेदारी हमारी, यहाँ से तुम निश्चिंत रहो, ये हम देख लेंगे, तुम जो युद्ध भूमि है उसको देखो, तुम जो रणभूमि है उसको देखो, तुम मोर्चा संभालो। तो ये इस तरह के स्लोगन हर जगह आपको दिखाई देंगे सेना के लिए कि आप लड़िए, हम तैयार हैं। डू और डाई वाली सिचुएशन उनके लिए थी कि अब तो करना है, सबको साथ मिलकर करना है। और देखिए जिस तरह का कोई अगर छोटा मोटा विरोध था भी, वो उन्होंने जनवरी में जब विरोध हुआ था उसको दबा दिया, ख़त्म कर दिया। और जो विरोध था वो अब जिस तरह से अयातुल्लाह अली ख़ामेनी और पूरे ऊपर से टॉप लीडरशिप को ख़त्म किया, उसके बाद वो विरोध भी धीमा पड़ गया है, हल्का हो गया है, क्योंकि वो इस समय नहीं बोल सकते हैं जिस समय सब इकट्ठा हैं, एक साथ लामबंद हैं, सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। अमेरिका अगर इस तरह की बात करेगा तो ट्वीट आया जब ट्रम्प का कि कल सुबह ये सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, तो वो उस पे आपकी बातचीत हुई कि वो ट्वीट तो पहुंचा होगा वहां पे लोगों, आम जनता तक, तो वो एक तो कितनी वियर्ड सिचुएशन होगी उनके लिए भी कि देखिए ईरान के जो लोग हैं ना, ईरान के लोगों से अगर आप बात करें, वो करें, तो बड़े रिफाइंड किस्म के लोग होते हैं, और वो आम तौर पे हमेशा जो सोच रहे होते हैं वो कह भी नहीं रहे होते, और बहुत ही तरीके से कहते हैं वो। तो अक्सर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जब बात करें वहाँ लोगों से, तो वो जिस तरह से बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए ना, तो वो बहुत इज्जत से बोलते हैं, नहीं बहुत बहुत कमाल आदमी है वो, बस उनकी बात पे क्या ही जवाब दिया जाए। उनका जो सटायर, मतलब इट्स अ वेरी नुआंस्ड सटायर, जो वो बोलेंगे अब बताइए वो इतने बड़े मुल्क के राष्ट्रपति हैं, अब उनकी बात का क्या ही जवाब दिया जाए, उनकी मर्जी, वो कुछ भी लिखते रहे, उससे हमारा क्या मतलब। तो इस तरह का रिस्पॉन्स उनके लिए दुश्मन कौन है बड़ा, नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप? उनके लिए बड़ा दुश्मन नेतन्याहू है, उनके लिए बड़ा दुश्मन नेतन्याहू है। मतलब उनको नेतन्याहू से ईरान के लोग ज्यादा नफरत करते हैं बजाय के डोनाल्ड ट्रंप के। उनके लिए बड़ा दुश्मन इजराइल है, ये उन्हें पता है साफ तौर पर। उनको ये लगता है कि देखिए अमेरिका सपोर्टर है, अमेरिका हमारे खिलाफ है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा और असल दुश्मन हमारा इजराइल है, क्योंकि इजराइल ही के सपोर्ट में अमेरिका ये कर रहा है। तो उनके लिए साफ है कि जो नेतन्याहू या इजराइल फॉर दैट मैटर, सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं, इजराइल की जो रजीम है वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये तो बड़ा दूसरी चीज़ है कि मैं एक तो ये भी आपसे जानना चाह रहा था कि मैं जब आपकी रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा था तो मुझे उसकी सोसाइटी के बारे में भी बड़ा इंटरेस्ट आया कि वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का समाज, खासतौर पे ईरान के बारे में हमने जितना पढ़ा कि ईरान में जो फीमेल लिटरेसी है या फीमेल वर्क फोर्स जो है वो मेल से ज़्यादा है। ये दुनिया में बहुत कम ही देश हैं जहाँ पे ये, ईरान भी वैसा ही है। और हमने ये भी देखा है कि वहाँ हिजाब के विरोध में भी प्रदर्शन हुए हैं और हिजाब के पक्ष में भी प्रदर्शन हुए हैं। और हमने कई बार देखा कि आप जब वहाँ पे स्ट्रीट पे कुछ रिपोर्टिंग कर रही थी तो आपने उनके धार्मिक अनुशासन का पालन करते हुए स्कार्फ पहना है, लेकिन आपके पीछे जो कुछ महिलाएं दिख रही हैं वो बिना स्कार्फ के। तो वो कुछ बताइए कि वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के कल्चर के बारे में, कि वो जो महिलाएं क्या सोच रही हैं वहाँ की और कैसे रहती हैं। ये क्या है, बड़ा यहाँ पे अलग धारणा है हिंदुस्तान में। आपने बताया कि देखिए वर्क फोर्स में ज़्यादा है, आप लिटरेसी में ज़्यादा है, और डिवोर्स रेट आपको पता है क्या है तेहरान का? आउट ऑफ 153 डिवोर्सेस। सो ये डिवोर्स रेट मतलब किसी भी मुल्क में होगा तो आप सोचिए कि कितनी विमेन एम्पावरमेंट है। बड़ा हैरत हुई, हमारे साथ एक व्यक्ति थे, आई थिंक आई कांट डिस्क्लोज द नेम, बट जो थे वहाँ पे, मेरी उनसे बात हुई तो पता लगा कि वो, मतलब एक छोटा सा किस्सा है जो मैं सुनाना चाहूँगी कि उनकी मदर, सिर्फ किस्से ही सुनना चाह रहे हैं, उनकी जो माँ है वो बीमार हैं बहुत। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है उनको, तो उन्होंने कहा कि कैंसर पेशेंट हैं, बीमार हैं और मैं उनका ख्याल करता हूँ, तो इस वजह से मुझे उनके साथ मैं उनके साथ रहता हूँ। तो पता लगा कि उनकी शादी नहीं हुई है। तो भाई मैंने कहा कि भाई आपकी शादी करना नहीं चाह रहे हैं आप या कुछ, तो उन्होंने जिक्र किया इस पर कि शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि आमतौर पे ईरान में अगर शादी हो जाती है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते।
आप अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं। जो ईरान में महिलाएं हैं, अगर आपको ईरान में शादी करनी है, और ये वैसे ये हकीकत सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, ये बाकी के जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ये है कल्चरली। अच्छा। मगर ईरान में भी है ये कल्चर कि शादी करने के पहले आपको आपका घर, आपका जो भी सोशल स्ट्रैटा है, आप जहाँ जो भी मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, लो मिडिल क्लास हैं, जो भी आपका सोशल स्ट्रैटा है, उसमें आप जो मुहैया करा सकते हैं महिला को, जिसमें कि घर है, अगर आप घर अफोर्ड कर सकते हैं, गाड़ी है, आपके पास नौकरी है, आप हर महीने उसे कितना खर्चा देंगे, ये सब पहले तय होगा, डिसाइड होगा। आपके पास अपना घर होगा, अपना सब कुछ होगा, तब आप किसी को शादी के लिए कह सकते हैं। और उसमें भी आपके परिवार के लोग, मतलब आपके माँ बाप, ये लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, वो घर अलग होगा, आपको एक अलग घर रखना पड़ेगा। तो वो उस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही इस वजह से क्योंकि वो अपनी माँ के साथ रहते हैं और वो मजबूर हैं कि उन्हें माँ के साथ रहना है। तो वो जो लड़की है, तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले कोई बात हुई शादी की, तो उन्होंने ये कंडीशंस रखी। तो मैंने कहा क्या कंडीशंस थी? उन्होंने बताया कि कितने डॉलर्स उनको उनके अकाउंट में हर महीने चाहिए, कितना उन्हें अपने मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए, कि उनके जेब खर्च के लिए पैसे चाहिए, और वो किस तरह के घर में रहना चाहेंगी, वो चादर, हाँ, उसने कहा कि उसकी मेरी मतलब द बॉय हैड द कंडीशन कि उसको चादर पहनना पड़ेगा, जो चादर पहनते हैं ईरान में, कि चादर पहननी पड़ेगी। उसने कहा कि मैं चादर तो नहीं पहनूंगी, आई कैन टेक अ स्कार्फ, मतलब मैं हिजाब ले सकती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत, बट लाइक पूरा चादर हर वक्त नहीं पहनूंगी। तो इस तरह की कंडीशंस हैं जो महिलाएं रखती हैं, और आप बहुत ओपन कॉन्वर्सेशन होता है कि इसके बारे में कि भाई ये आपको चादर अगर पहननी है, नहीं पहननी है, आप कितना पर्दा करेंगी, आप सिर्फ स्कार्फ लेंगी कि आप चादर तो क्या पहनेंगी। ऐसा सोसाइटी में है? आपको दिख रहा था लोग पर्दा करते, लेकिन हमने तो जो विजुअल्स में देखा तो हमको बड़ी एडवांस सोसाइटी दिख रही है। तेहरान में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं, तेहरान क्या बाकी जगहों पे भी देखिए क्या है, वहाँ पे जगह जगह ये लिखा होता है कि आप फॉलो करें इस्लामिक अटायर, प्रैक्टिस को, इस्लामिक अटायर को फॉलो करें, बट यू हैव टू फॉलो नहीं है, प्लीज फॉलो। तो यह है कि सजेशन है। और मतलब देखिए क्या है कि मुझे लगता है पिछले कुछ वक्त के दौरान जिस तरह के हालात हुए, उसके बाद शायद थोड़ी लीनियंसी भी बढ़ी है, जिसमें कि मुझे आम तौर पे दिखाई दिया सड़कों पे कि हर महिला सर ढके है, हर महिला स्कार्फ पहने है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई जगह पर हमने भी ऐसे रिपोर्टिंग की जहां हमने नहीं सर को ढका या नहीं हमने स्कार्फ लिया, तो कोई पाबंदी या कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मार्केट प्लेस में आप हैं, नॉर्मली वॉक कर रहे हैं, और मेरे पीछे आप देखेंगे, अगर वो वीडियो भी हम दिखाएंगे, और हमने दिखाया है, हमने रिपोर्ट फाइल की है, उसमें आप देखेंगे यंगस्टर्स हैं, लड़कियां हैं, बहुत मॉडर्न अटायर, मर्जी है किसी, और ऐसा भी है कि कोई एक है जो हिजाब लिए हुए है, सर कवर किए हुए है, उनके साथ ही दूसरी उनकी दोस्त है जिसने नहीं किया हुआ है कवर। कलर्ड हेयर्स, फैशनेबल क्लोथ्स, ये आपको आमतौर पे दिखाई देंगे। कपल्स हैं तो बहुत आम तौर पे आपको ये दिखेगा कि कपल है तो हाथ पकड़ के वॉक करते हुए दिखाई देंगे। मतलब ऐसा आम तौर पे आपको दिखेगा। ओपन सोसाइटी मतलब 30-40% आपको कपल्स ऐसे मिलेंगे हु विल बी होल्डिंग हैंड्स एंड वॉकिंग। तो ये उम्मीद मतलब मेरे ख्याल से बहुत लोग यहाँ पे नहीं करते होंगे ऐसा। पीपल आर सिटिंग इन अ कैफे, तो वो वहाँ पर जो है स्मोक भी कर रही हैं महिलाएं, हुक्का भी है, पीपल आर सिटिंग, डेट्स पे लोग जा रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि हर जगह पाबंदी है। कुछ जगहों पर जहाँ कोई धार्मिक बिल्डिंग है या कोई सरकारी बिल्डिंग ही है बिल्कुल, जिसमें आप सीधे सरकारी किसी ऑफिशियल से मिलने जा रहे हैं, जैसे हम अगर किसी से मिलने गए तो हमें फिर हमारे साथ जो ट्रांसलेटर्स वगैरह हैं वो लोग कहते हैं कि इट्स बेटर कि आप प्लीज़ कवर करें बिकॉज आप सरकारी इमारत में हो, क्योंकि सरकार का ये वो है। उसमें भी दे जस्ट एक्सपेक्ट यू कि आप एक हेड कवर स्कार्फ ले लें, दैट्स इट, और मॉडेस्टली ड्रेस्ड हों। तो वो है, बट पाबंदी नहीं है कि अगर आपने पहनना नहीं है या सर पे आपने नहीं ढका है तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और आपको सड़क पे खड़े नहीं होने दिया जाएगा। एक और चीज़ मैंने नोटिस की, वो क्या है कि बहुत जगहों पे क्या है कि लोग, आपको कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं कह रहा है, आपको कोई सिक्योरिटी ऑफिशियल ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन आम लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, कि आपने नहीं ढका है सर। तो आपको मिले ऐसे लोग? ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ। एक बार हम कुंभ में थे और वहाँ पे इन भारतीयों ने एक वो लगाया था, सबील कहते हैं ना, शरबत वगैरह लोगों को दे रहे थे, सबील लगाई थी उन्होंने। एक मौके था इंडियन, वहाँ पे हम इंटरव्यू कर रहे थे लोगों का और मैंने स्कार्फ लिया हुआ था, मगर बात करते करते मेरा जो वो है, मुझे नहीं ख्याल रहा, वो स्कार्फ गिर गया। एक गाड़ी गुजर रही थी जिसमें पति पत्नी
बच्चा बैठा हुआ था, तो जो गाड़ी वाला ड्राइवर था उसने गाड़ी रोक ली और उसने कुछ कहना शुरू किया, ही वाज सेइंग समथिंग इन पर्शियन, वो पर्शियन में कुछ कह रहे थे। तो वो मुझे कुछ समझ में तो आया कि शायद ये मुझे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, पर मुझे ख्याल नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, हम लोगों को क्योंकि आदत नहीं है तो कभी कभी आपका स्लिप कर गया तो आपको ध्यान भी नहीं है। मैंने बात करी और उस वक्त तक मेरा ख़त्म हो गया, मगर वहाँ जो आम लोग मौजूद थे जिसमें से कुछ पर्शियंस भी थे, वो जो ईरानी लोग थे वो गए और उन्होंने जाके उससे बात करनी शुरू की, उसे समझाना शुरू किया। हमने उसके बाद 2 और इंटरव्यूज़ ख़त्म कर लिए और वो बहस चलती रही कि वो आदमी सड़क पर रुक के उसने इतनी देर बहस की, जैसे कि वहाँ ईरानी लोगों ने ही जाके कहा कि नहीं कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने जाके कहा कि कोई मसला नहीं है भाई, आप जाएं यहाँ से। लेकिन जो मतलब जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, जो पुलिस थी, वो उनको कह रही थी कि कोई मसला नहीं है, जाने दें भाई, कोई बात नहीं। और वो आदमी अड़ा हुआ था, लड़ रहा था कि नहीं भाई क्यों सर नहीं कवर किया हुआ है। तो मैं बार बार उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि मैंने किया हुआ था सर कवर, अभी खुल गिर गया और मुझे नहीं एहसास रहा इस बात का। मैं आप मेरी तरफ से उनसे कह दें कि मतलब इफ़ ही इज़ ऑफेंडेड देन आई सीक हिज अपॉलॉजी, बट वो मानने को तैयार नहीं। तो इस तरह के आम लोग आपको कभी कभी दिख जाएंगे जो ऑब्जेक्ट शायद कर दें, मगर ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपसे बात करना शुरू कर देंगे। कि हम एक जगह दिखा रहे थे एक बार कि आइसक्रीम की दुकान है, देखिए जूस की दुकान है, लोग आम टेंशन बढ़ रही है हॉर्मोज पे, यहाँ लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। तो जो आइसक्रीम खा रहे थे व्यक्ति, उन्होंने मुझे फ़ौरन अपनी आइसक्रीम दिखाई, फिर उन्होंने कहा कि आप खा लें जाके। और तो वेरी वेलकमिंग ऑल्सो, लोग बहुत वेलकमिंग भी हैं, आपसे बात करना चाहते हैं।